सेल हमने बना लिया, उसके बाद दूसरा सेल बना लिया और इन दोनों अब एक सेल ये हुआ, इसका EMF कैपिटल E है, E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। दूसरा सेल ये हो गया जिसका EMF E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1। अब इन दोनों को एक पॉइंट से जोड़ा और ये जो पॉइंट है इसके बीच का पूरा पोटेंशियल भी ना। अब देखो इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह हम एक सेल की बात करेंगे और वह जो सेल होगा वह जो सेल होगा वो कैसा सेल होगा, वही इनके स्थान पर यानी इनके तुल्य होगा, ये वाला सेल। इसका E होगा इक्विवेलेंट और R होगा R इक्विवेलेंट। क्लियर? ये वाला सेल होगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो ये है। तो हमने ये माना कि I करंट इसमें इधर से I करंट आया, कहीं से भी तो पूरा रहेगा। I करंट आया तो इधर कुछ गया, कुछ इधर आया, है कि I1 मान लिया इधर चला गया, फिर I1 यहाँ से आएगा, I2 यहाँ से आएगा, फिर दोनों मिल जाएंगे, I मिल जाएगा। ठीक है, यही कंडीशन है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग बहुत साफ देख रहे हैं, यह जो I है, यही जो I है ये दो भागों में बटा हुआ है। अच्छा, फिर हम लोग आते हैं फार्मूला जो पहले से जानते हैं। वह फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है E बराबर V प्लस IR। याद है आपको? तो अब देखो यहाँ से हम I का मान निकालेंगे। E माइनस V होगा कि नहीं होगा? बोलो। E माइनस V अपान R बराबर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? चलो आओ अब यहाँ देखो आप। तो अब हम यहाँ लिखें I की जगह पर, यहाँ देखो क्या लिखेंगे। देखो I की जगह पर क्या लिखेंगे, E इक्विवेलेंट माइनस भी लिखेंगे ना, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब देखते हैं इसके लिए क्या E1 माइनस V, E1 माइनस V तो सबके लिए यही दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V ही है, वो इसके लिए भी इसके लिए दोनों के लिए E1 माइनस V अपान R हो जाएगा और प्लस देखो E2 माइनस V अपान R हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? चलो देखो आगे, E अपान R इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा, माइनस E अपान R इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा, यहाँ से यहाँ से निकाल दो, अभी समझ में आया? इन दोनों में देखो, चलो मैं एक लाइन लिखता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस V अपान R1 माइनस V अपान R2, ठीक है। फिर देखो क्या हुआ, E अपान इक्विवेलेंट अपान R इक्विवेलेंट माइनस कैपिटल V अपान R इक्विवेलेंट एंड दिस इज इक्वल। ये देखो E1 अपान R1
जी बोलो। इनमें से भी तो कॉमन ले सकते हैं, कोई परेशानी आपको? अब अगर आप टैली कर सकते हो तो टैली करो, दोनों पक्षों की तुलना करो, क्या मिल रहा आपको? एक 12 अभी बताओ। इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट किसके बराबर है? मिल गया। अच्छा, फिर देखो ये कोई नंबर बना, कोई नंबर और देखो b का कोफिशिएंट इधर क्या है? 1 नहीं है, 1 प्लस ये बन गया। तो आपको साफ साफ नजर आने लगा कि इक्विवेलेंट की वैल्यू और आप क्लियर है। एक बार ई को अच्छा उतारे नहीं अभी तक, सबसे पहले जब करोगे तो ऐड करोगे, यहाँ देखो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू भूल गए? यही ना बनेगा, ठीक है। आओ अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन फर्स्ट, यानी समीकरण नंबर 1 से अगर हम लोग देखते हैं E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू स्क्वायर R1 R2 एलसीएम हुआ कि नहीं? E1 R2 की क्या? E1 R2 होगा ना? तब E इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R2 इंटू R1 R2 अपॉन R2। अब हम क्या करेंगे? R इक्विवेलेंट का मान रखेंगे, ठीक है। देखो क्या होगा, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो गया E1 R2 इंटू R1 R2 अब क्या यहाँ से आया E1 R2 क्यूट रिजल्ट। ये 2 सेलों के लिए इस तरह से आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक E और उनका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r और n सेलों को जोड़ E इक्विवेलेंट क्या होगा? E R कितनी बार यहाँ से आपको मिला यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी आप जोड़ोगे सर, अगर एक ही विद्युत वाहक बल के सम है तो आपको परिणामी या प्रभावी विद्युत वाहक बल नहीं ही मिलेगा। समझ में? अब ऐसे केस में धारा की बात हम करते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ अगर जोड़ा जाता है तो फिर कितना करंट फ्लो करेगा ये हम लोग देखा। तो यहाँ पे यही हुआ, तो E इक्विवेलेंट जरा ध्यान देना, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट एंड प्लस कैपिटल R, यही तो फार्मूला बनेगा। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? जबकि आपको पता है कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R ऐसे तो R बटे R। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा ऐसे 1/R इक्विवेलेंट होगा n/R, लेकिन हमें R इक्विवेलेंट चाहिए।
तो इसकी वैल्यू ये देखो, ये तो यही हुआ, यही हो जाएगा। ये तो यही हुआ, लेकिन ये जो हुआ अब क्या हुआ, तो फिर I इज इक्वल टू कितना हो, n से मल्टीप्लाई करो, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए करंट की वैल्यू। ये तो लगता 2 बनेगा ना, तीन है। ठीक है। अब इसमें भी हमें पता चल जाएगा कि कब पैरेलल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपको दे देंगे, अगर जो R का मान है कैपिटल R की तुलना में NR की तुलना में नेग्लिजिबल हो जाए, तब यही नेग्लिजिबल मिनिमम हो जाए। लेकिन अगर ये बड़ा हो जाए और ये छोटा हो, तब क्या होगा, तब NE/R मिलेगा। इसका मतलब साफ हो गया कब जोड़ना चाहिए, जब बाय प्रतिरोध छोटा हो, बड़ा हो तब क्या जोड़ना चाहिए, श्रेणी संबंध, और छोटा हो तब मिल जाएगी। तो ऐसे केस में I इज इक्वल टू, अब जब NR R की तुलना में बहुत है तो R नेग्लिजिबल हो जाएगा इस सर्किट में, तो आप NR ही लिखोगे, N से बढ़ जाएगा। तो एक सेल से जितनी धारा मिलेगी उतनी ही धारा ग्रुपिंग करने के बाद कोई फायदा होगा ग्रुपिंग करने से। अभी देखो, एक सेल से इतनी ही धारा मिलेगी, मैक्सिमम करंट उसका यही है। तो अब बताओ कि इसका मतलब साफ हो गया कि एक सेल से जितनी धारा मिल रही है उतनी ही धारा ग्रुपिंग के बाद मिलेगी, तो ग्रुपिंग करने से कोई फायदा नहीं। तो सीरीज में ग्रुपिंग हम कब करेंगे, यहाँ से मिलेगा। अगर ऐसा हो जाता है कि R की वैल्यू NR की तुलना में बहुत बड़ा है, तब NR नेग्लिजिबल हो जाएगा, तब I की वैल्यू बन जाएगी कैपिटल R। अब जरा देखो, 10 सेल जोड़ा है आपने, तो जो पोटेंशियल ये आपका EMF है वो 10 टाइम नहीं हो गया, तो यही तो करंट है। तो करंट 10 टाइम हुआ कि नहीं हुआ, जितने सेलों को जोड़ोगे उतने ही टाइम करंट बढ़ता है। तो करंट कब बढ़ा, सीरीज में जोड़ने से करंट कब बढ़ा, जब कैपिटल में जब बाह्य प्रतिरोध ये तुल्य आंतरिक प्रतिरोध से क्लियर हो गया। तो आप उसको ये लिख लीजिए, ये 2 नंबर बन गया, लिखिए समीकरण 2 से स्पष्ट है कि जब बाह्य प्रतिरोध का मान तुल्य आंतरिक प्रतिरोध से बहुत बड़ा हो, तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए।